नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मान लेते हैं कि आपको जॉब लगी और आपकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए पर मंथ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाएगा जिसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा और उस अकाउंट से आप तभी पैसे निकाल पाओगे जिस दिन आप इस नौकरी को छोड़ोगे। तो आपको कैसा लगेगा? आप कहोगे कि क्या वाहियात किस्म की नौकरी है, जिस नौकरी का पैसा हम हमारे जरूरतों के लिए खर्च नहीं कर सकते, तो ऐसे नौकरी का क्या फायदा? एग्जैक्टली सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आपके जो डीमैट अकाउंट में आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। जिस दिन आप इस म्यूचुअल फंड को बेचोगे उसका पैसा आपके बैंक में लेके आओगे और उस पैसे को आपके जरूरतों के लिए इस्तेमाल करोगे, तभी जाके आप कह सकते हो कि मैं एक सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर रहा हूं। अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब हो या फिर सोशल मीडिया हो, इसमें किस म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, 5,000 रुपए एसआईपी से 2 करोड़ मिल जाएंगे, 8 करोड़ मिल जाएंगे, इस बारे में बताने वाले ढेर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। लेकिन किस म्यूचुअल फंड से आपको एग्जिट लेना जरूरी है, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा म्यूचुअल फंड अभी फिट नहीं होता, इस बारे में आपको काफी कम वीडियोस यूट्यूब पे मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो का बेसिक पर्पस यही है कि ऐसे कौन कौन से सिनारियोज है जो सिनारियो आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में या फिर आपके म्यूचुअल फंड में अभी आपको दिख रहे हैं। तो अगर ये सिनारियो दिख रहे हैं तो आपको इमीडिएटली ऐसे म्यूचुअल फंड से एग्जिट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको काफी अच्छी वैल्यू मिलेगी, इसे अंत तक देखिएगा। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम अभी 1000 सब्सक्राइबर्स के पास जल्द ही पहुंचेंगे, आपकी मदद होगी तो काफी जल्द पहुंच जाएंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक आम निवेशक हूं, आपके जैसा रिटेल इन्वेस्टर हूं। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, ना कि सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूं। तो अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, एग्जिट लेनी है, तो इसलिए आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह एक बार जरूर लें। इस वीडियो में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से है, तो इसे उस तरीके से ही देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सिनेरियो नंबर 1 के बारे में बात करते हैं, हाई पोर्टफोलियो ओवरलैप इन द म्यूचुअल फंड स्कीम्स। मान लेते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 2 सेम कैटेगरी के फंड्स है। जैसे कि स्मॉल कैप फंड में आपके पास एक है क्वांट स्मॉल कैप फंड और दूसरा है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड। अगर इन दोनों स्कीम्स का हम पोर्टफोलियो ओवरलैप देखेंगे तो इन दोनों स्कीम्स में महज 4% का पोर्टफोलियो जो है वो कॉमन है। तो ये काफी कम है, यानी ये दोनों म्यूचुअल फंड इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद आपका डाइवर्सिफिकेशन काफी हद तक रहेगा, तो इसमें आप डाइवर्सिफाइड रहोगे। लेकिन अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जिसमें एक म्यूचुअल फंड है आपके पास एक्सिस ब्लू चिप फंड और दूसरा है फ्रैंकलिन इंडिया का ब्लू चिप फंड। अब इन दोनों म्यूचुअल फंड्स का अगर हम ओवरलैप देखेंगे तो 52% इन दोनों का पोर्टफोलियो है वो ओवरलैप होता है। जब इतना ओवरलैप है तो इन दोनों म्यूचुअल फंड में निवेश करने का कोई भी आपके पास एडवांटेज नहीं है, आप वेल डाइवर्सिफाइड नहीं हो। तो इन दोनों में से एक स्कीम आप एग्जिट करना जरूर सोच सकते हो। तो आप कहोगे कि हमें मैक्सिमम कितना म्यूचुअल फंड का ओवरलैप अलाउ करना चाहिए। तो देखिए, अगर आपके 2 स्कीम्स में 25% से कम ओवरलैप है तो ये अच्छी बात है, लेकिन 25% से अगर ज्यादा आपके दोनों स्कीम्स में ओवरलैप है तो उनमें से कोई भी एक स्कीम्स को एग्जिट करने के बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। आप एक अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है फंडू, वहां पे जाके दोनों स्कीम्स का नाम डालिए और उसमें चेक करिए कि कितना ओवरलैप है। आपको वहां पे तो आसानी से अपना म्यूचुअल फंड्स के ओवरलैप के बारे में पता चल जाएगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली फंडू को यूज करता हूं, इसलिए आपके साथ ये जानकारी शेयर करना चाहता हूं। तो सिनेरियो नंबर 1, ज्यादा ओवरलैप है तो 2 म्यूचुअल फंड रखने में कोई भी एडवांटेज नहीं है। सिनेरियो नंबर 2, चेंज इन द CIO और द फंड मैनेजर ऑफ म्यूचुअल फंड। अब ये CIO एग्जैक्टली होता क्या है? CIO यानी चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। यही बेसिकली म्यूचुअल फंड हाउस का मास्टरमाइंड होता है।
ये डिसाइड करता है कि म्यूचुअल फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट स्टाइल कैसी होगी। क्या वो वैल्यू इन्वेस्टिंग होगी, या फिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग होगी, या फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, राजीव ठक्कर ये जो है CIO है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के, और आप इस फंड के बारे में तो जानते ही होंगे। इस फंड ने पिछले 10 साल में काफी बढ़िया रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए, और इन्हीं के चलते ये असेट अंडर मैनेजमेंट भी इस फंड का 40,000 करोड़ तक पहुंच पाया है। तो जनरली जो काफी एस्ट्यूट इन्वेस्टर होते हैं, काफी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं, वो ट्रैकली देखते हैं कि उस म्यूचुअल फंड का जो CIO है वो कौन है। इसके साथ में वो ये भी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर को कितना एक्सपीरियंस है, और अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो आप उस फंड में रह सकते हो। लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर चेंज होता है या फिर CIO चेंज होता है, तो न्यूली अपॉइंटेड CIO और फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना काफी जरूरी है। अगर उन्होंने प्रीवियसली जिस म्यूचुअल फंड हाउस में काम किया है वहां पे भी बेंचमार्क बीटिंग रिटर्न्स अगर दिए हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप उस म्यूचुअल फंड के साथ रह सकते हो। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड मैनेजर नया है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, तो जरूर आपको एक बार म्यूचुअल फंड बेचने का सोचना चाहिए। नेक्स्ट सिनेरियो है 3 years ऑफ अंडर परफॉर्मेंस ऑफ योर म्यूचुअल फंड। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव या फिर इन्वेस्टमेंट स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश करता है, जैसे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग हो गया, ग्रोथ इन्वेस्टिंग हो गया, या फिर मोमेंटम इन्वेस्टिंग। लेकिन हर एक इन्वेस्टिंग स्टाइल जो है हर मार्केट सिचुएशन में परफॉर्म नहीं करती। कई बार ऐसा होता है कि एक साल के लिए ग्रोथ स्टाइल जो है वो परफॉर्म करेगी, लेकिन वैल्यू स्टाइल परफॉर्म नहीं करेगी। अगर आपका म्यूचुअल फंड वैल्यू स्टाइल अपनाता है तो शायद वो एक साल के लिए परफॉर्मेंस ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक साल में आपने अपना म्यूचुअल फंड चेंज करना चाहिए, नहीं, ये बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। हिस्टोरिकली पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने भी एक साल के पीरियड में जो है वो अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन वो दूसरे तीसरे साल में बाउंस बैक कर जाता है, और वो पिछला पूरा जो बैकलॉग है उसे काफी अच्छी तरीके से अपने बेंचमार्क को बीट करता है। तो आपको कितने समय के लिए अपने म्यूचुअल फंड का जो अंडर परफॉर्मेंस है उसे ट्रैक करना चाहिए, तो इसका आंसर है 3 साल के लिए। मान लो कि आपका म्यूचुअल फंड 3 साल में भी बाउंस बैक नहीं करता है, अपने बेंचमार्क को अंडर परफॉर्म करता है, तो आपको उस म्यूचुअल फंड को बेच देना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द वैल्यू रिसर्च डेटा, अगर 3 साल में मान लो 100 म्यूचुअल फंड अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो 70% से भी ज्यादा जो म्यूचुअल फंड है वो 5 साल में भी अंडर परफॉर्म ही करते हैं। इसका मतलब ये कि 3 साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद में आपने म्यूचुअल फंड बेचा, तो 70% आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है। तो आपको देखना है 3 साल का अंडर परफॉर्मेंस है, आपको म्यूचुअल फंड से निकल जाना चाहिए। इसका अगला सिनेरियो देखेंगे, चेंज इन द असेट एलोकेशन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट गोल। मान लेते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट गोल है, उसके हिसाब में आपने जो है असेट एलोकेशन रखा है 60:40, यानी 60% आपका इक्विटी में जाएगा, 40% जाएगा आपका मान लो डेट में। और जैसे कि अभी बुल रन चल रहा है, तो इस बुल रन में इक्विटी पोर्शन जो है 10% प्लस चेंज हो जाता है। तो जब भी आपका असेट एलोकेशन 10% प्लस चेंज होता है, तो उस वक्त आपको जिस इक्विटी में ज्यादा पैसा बना है वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए और डेट में निवेश करना चाहिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर ये प्रैक्टिस आप असेट एलोकेशन की जो प्रैक्टिस है इसे रेगुलरली करोगे, तो आपके जो रिटर्न्स है ना वो डिसेंट रहेंगे, यानी आप रिस्क एडजस्टेड अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने में जरूर कामयाब होंगे। तो अगर आपका असेट एलोकेशन स्क्यूड है तो जाइए उसे बेचिए और असेट एलोकेशन को अपना जो है फिर से ट्रैक पे लाने की कोशिश जरूर कीजिए। नेक्स्ट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं, चेंज इन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द म्यूचुअल फंड। एग्जांपल बताना चाहूंगा, क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में तो आप जानते होंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड जो है वो 2018 से पहले जो था कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड था। इसका मतलब क्या कि वो ज्यादा से ज्यादा डेट मार्केट में निवेश करता था, 70, 80, 90% जो है वो बॉन्ड्स में निवेश करता था। लेकिन 2018 के बाद में उस फंड के जो CIO है उन्होंने डिसीजन लिया कि इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है इसे हम चेंज करेंगे
और इसे कंजर्वेटिव हाइब्रिड से स्मॉल कैप में कर देंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि वो डेट से डायरेक्टली इक्विटी में शिफ्ट हो गए। अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में चेंजेस ला रहा है तो वहां पे आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसे अगर चेंज इन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव सपोर्ट नहीं कर रहा तो बेशक आपको उस म्यूचुअल फंड से भी एग्जिट जरूर ले लेनी चाहिए। और सबसे आखिरी सिनेरियो की अगर हम बात करें कि अगर आपका फाइनेंशियल गोल पास में आ रहा है तो चाहे आपके म्यूचुअल फंड में कितने भी रिटर्न्स हो आपको उसमें से बाहर निकल जाना है। एग्जांपल, जैसे कि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू की इस गोल के हिसाब से कि 20 साल के बाद में मेरे बच्चे की ग्रेजुएशन के लिए मैं ये पैसा इस्तेमाल करूंगा। मान लो कि अभी अपने 18 साल पूरे हो गए हैं इन्वेस्टिंग के, 2 साल में आपके बच्चे की ग्रेजुएशन की फीस आपको पे करनी है और फिलहाल बुल मार्केट है, इक्विटी में अच्छा खासा आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो आपको ऐसे वक्त और 2 साल की राह बिल्कुल नहीं देखनी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है जब आपका बच्चा ग्रेजुएशन में जाए आपको उस पैसे की जरूरत है और उस वक्त किसी ग्लोबल सिनेरियो की वजह से आपका मार्केट क्रैश हो जाएगा और आपको अपना जो म्यूचुअल फंड है वो लॉस में भी बेचना पड़ सकता है। तो अगर आपका फाइनेंशियल गोल पास में है, उसे 1-2 साल बाकी है, बेशक जाइए आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड को बेचिए और वो जो पैसा है किसी कंजर्वेटिव म्यूचुअल फंड में या फिर एफडी में निवेश कीजिए। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंट सिनेरियोज है कहां पे म्यूचुअल फंड बेचना चाहिए इसके बारे में डिटेल में जानकारी मिली होगी। अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी के साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।